वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन। अध्याय 8 वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि संपूर्ण विश्व यानी विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सबका एक ग्राम या एक इकाई के रूप में रहना। यानी जैसे कि पहले ग्राम या एक मतलब छोटे छोटे गांव रहते थे, तो सब एक दूसरे से संबंधित रहते थे, सब एक दूसरे के सुख में भागीदारी देते थे। तो अध्याय 9 जो है वैश्वीकरण है या ग्लोबलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत हमने देखा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो जब सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंध सभी देशों के एक दूसरे देश से होते हैं और आर्थिक संबंध भी, तो पूरा विश्व जो है एक वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या एक परिवार की तरह से कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे देश से संबंधित रहते हैं, तो अपने आर्थिक संबंधों को लेके, राजनीतिक संबंधों को लेके और अपने सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को लेके जब सभी राष्ट्र एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं या परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, तो उसे ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं भूमंडलीकरण के? क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास, तो सभी देश अपनी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहते हैं, इसलिए सभी देश दूसरे देशों के साथ में भागीदारी करते हैं। ठीक है, जो अच्छा कुछ नया दूसरे देशों के पास है तो वो उससे सीखना चाहते हैं, या इनके पास है अपने पास तो वो दूसरे देशों के साथ ये मिल बांट के उनको देना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। दूसरा है उदारीकरण या निजीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण यानी संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, एक देश के दूसरे देश से संबंध बनाने के लिए प्रत्येक देश क्या करते हैं कि आयात जो है उसमें उदारीकरण की नीति अपनाते हैं, तो उससे टैक्स भी कम लेते हैं। और जो मात्रात्मक प्रतिबंध है, तो पर भी जो मात्रात्मक उत्पादन है यानी मात्रा का, उस पर भी प्रतिबंध में शिथिलता दे देते हैं। तो इससे निर्यात और आयात की मात्रा बढ़ जाती है। तो आयात निर्यात या व्यापार बढ़ने से देश एक दूसरे से अधिक संबंधित होते जाते हैं। अगला है उत्पादन का। तो एक देश में कच्चे माल की जो उत्पादन होता है, मान लो अपने देश में उसकी पूरी खपत नहीं हो पाई, इतने प्रोडक्ट नहीं सेल हुए उस कच्चे माल से बनने के बाद में, तो ये जो कच्चा माल है उसको अन्य देशों में बेच दिया जाता है, जिससे कि संबंध भी अच्छे बनते हैं, आर्थिक लाभ भी होता है और वही कच्चा माल दूसरे देश के प्रोडक्ट में या उद्योगों में निर्मित हो जाता है, तो उससे नए नए वहाँ की सामग्री बनती है कच्चे माल से। तो इस तरह से उत्पादन का वैश्वीकरण, यानी एक विश्व में अगर एक देश में अगर कोई चीज़ अधिक मात्रा में हो रही है तो वह अन्य देशों को अपने उत्पादन या प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। अगला है राज्यों का आपसी जुड़ाव। सभी राज्य एक दूसरे से अंतर संबंधित तो होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में जुड़ने से सभी का भला है, एक दूसरे का साथ देने से, साथ चलने से सभी राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपना हितों की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि वह आर्थिक रूप से कैसा रहे, सबल रहे या आर्थिक रूप से मजबूत रहे। तो जब कोई राष्ट्र मजबूत होगा तो वहाँ की उसकी शक्ति भी काफ़ी अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी शक्ति, अन्य देशों के साथ संबंध भी उसके अच्छे हो जाएंगे और वह अपनी प्रजा को भी अधिक से अधिक सुखी रख सकेगा। अगला है वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है, उसके प्रभाव कैसे होते हैं? तो आर्थिक प्रभाव तथा आयाम, यानी वैश्वीकरण से सभी देशों के आर्थिक प्रभाव पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है और विश्व व्यापार संगठन है, तो इनका सभी देशों से लेन देन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे विदेशी मुद्रा को अपने देश की मुद्रा में बदलना है तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा इसका जो है वो निर्यात है, इसका लेन देन या कारोबार अन्य देश द्वारा किया जाता है, तो उनसे भी संबंध बढ़ जाते हैं और सभी देशों की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होती है। ठीक है, अगला है राजनीतिक प्रभाव। तो ये सभी देशों के एक दूसरे देशों से संबंध होने पर राजनीति का भी, एक देश से की राजनीति का दूसरे देश की राजनीति पर असर पड़ता है, या अच्छी राजनीति को दूसरा देश अपना लेता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भी संबंध मजबूत होते हैं। और मान लो जैसे कि मतलब जो अन्य देश हैं
तो एक देश के अपराध या एक देश की जो गुनाहें हैं तो उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके लिए स्थापना की गई है, जो कि देशों के देश से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का प्रयास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। तो संस्कृति भी एक देश की संस्कृति दूसरे देश को सीखने को मिलती है, तो इसे सांस्कृतिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। अगला है वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो यानी कुछ विद्वान जो हैं तो वो वैश्वीकरण के पक्ष में है, यानी उनका ये है कि समस्त दुनिया के समस्त देशों को मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहिए और सभी देशों को दूसरे देशों से अपने आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक संबंध बना के रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये मानते हैं, विपक्ष का जो मानना है तो उनका ये है कि इससे क्या होता है कि विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनको नुकसान होता है और जो विकसित देश हैं वो इनके मुकाबले में अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि मुक्त व्यापार है, तो मुक्त व्यापार यानी अपने अपने प्रोडक्ट को कहीं भी अधिक से अधिक बेचना। तो इससे क्या होता है कि किसी देश का जो उत्पादन है स्वयं का, तो उसको फिर वहाँ के नागरिक जो है अच्छे माल को खरीद लेते हैं और अपने देश के उत्पादन और प्रोडक्ट को वो अनदेखा कर देते हैं। तो इस तरह से जो विकसित देश हैं या अल्प विकसित जो विकसित देश हैं वो अधिक मुनाफा कमा लेते हैं और जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं वो कम मुनाफा कमा पाते हैं। अब इसके पक्ष में तर्क क्या क्या है, वो इससे उपभोक्ताओं को ही सर्वाधिक लाभ होता है, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के लिए कई वैरायटियाँ मिल जाती हैं और उसमें वो ये नहीं देखते कि हमारे देश का है विदेश का है, जो उनको अच्छा लगता है और कम कीमत पे मिलता है। तो इससे अपने देश में बनी वस्तुओं को जो है उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता और उपभोक्ताओं को लाभ होता है, उन्हें चयन का अवसर मिल जाता है। ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ के कई उसमें क्वालिटियों में उनके सामने आ जाती है, तो इससे वो अपनी अच्छी से अच्छी और कम दामों पर खरीद लेते हैं। अगला है जो निर्माता हैं उनके लिए मुक्त व्यापार का एक बहुत बड़ा मंच उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। क्योंकि मुक्त व्यापार यानी अपने व्यापार को बढ़ाना, अधिक से अधिक पूंजी लगाना, अधिक से अधिक बढ़ाना और उसका अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। तो इसके लिए भी व्यापारियों को मुक्त व्यापार के लिए एक मंच या बाजार उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। अब अगला क्या है, इसमें आर्थिक संसाधनों का कुशल यानी अच्छे से उपयोग हो जाता है, जिससे कि आर्थिक विकास की गति जो है वह तीव्र हो जाती है। अगला है वैश्वीकरण से देश को विदेशी विनियोग प्राप्त होता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है। विदेशी विनियोग प्राप्त होता है। ठीक है। देश को जो विदेश की सहायता प्राप्त होती है तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि उद्योगों के बीच में कंपटीशन का दौर चलता है, तो सभी उद्योग धंधे वाले अपने माल को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह हमारे देश के हों चाहे अन्य देश के। तो इसमें एक उद्योगों जो वस्तुओं की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार आता है। लेकिन अब इसके जो विपक्ष वाले हैं उनका ये मानना है कि इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। और इसमें जो स्थानीय उद्योग हैं उनकी जो है उनका अवमूल्यन होता है, यानी उपभोक्ता जो है स्थानीय को प्राथमिकता नहीं देते हैं, वह अच्छी वस्तु और कम कीमत देखते हैं। तो विदेश की अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी कम कीमत पे और अच्छी उसमें मिल रही है तो वो उसको प्राथमिकता देके अपने देश की उपभोक्ता वस्तुओं को या अपने देश में जो उत्पन्न वस्तुएं हैं उनको वो अनदेखा कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है अगला, इसका अगला पॉइंट कि देशी विदेशी उत्पादकों के बीच में एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है। यानी उत्पादकों के बीच में कौन कितना अच्छा बना सकता है, कौन कम कीमत पे इसको सप्लाई कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की अवहेलना होती है और इसमें विकसित देश जो हैं वो फायदे में रहते हैं। अगला है भारत और वैश्वीकरण। तो भारत शुरू से अन्य देशों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए चला आ रहा है, शुरू से ही इसके बहुत से देशों के साथ में संबंध थे। लेकिन जब 1991 में का दौर आया तो उसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बहुत तेज गति पकड़ ली थी, तो इसमें भारत भी जागरूक हो गया था
और वह विश्व के लगभग सभी देशों से अपने संबंध बनाने का उसने प्रयास किया और राजनीतिक और आर्थिक संबंध जो है इसने बनाए। और इसने क्या किया भारत ने कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, तो बहुराष्ट्रीय यानी बहुत से राष्ट्रों की, अलग अलग राष्ट्रों की बड़ी बड़ी कंपनियां, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो भारत में उन्हें उद्योग करने का अवसर मिला। तो इससे क्या हुआ कि भारत में नए नए उद्योगों की शुरुआत हुई और भारत ने मात्रात्मक प्रतिबंध यानी भारत में जो वस्तुएं बाहर से आयात हो रही थी तो उन पर मात्रा नहीं थी, यानी कोई भी देश कितनी मात्रा में वस्तु भारत में ला सकता था। तो इससे जो है भारत का वैश्वीकरण यानी अन्य देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। अगला है वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, यानी वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो कुछ विद्वान इसके लाभकारी मानते हैं लेकिन कुछ विद्वान इसे हानिकारक मानते हैं। ठीक है, तो जो लाभकारी मानते हैं उनका यह है कि भारत अब पूरे विश्व से जुड़ गया है। ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर इसका जो व्यापक प्रभाव दिखाई देने लगा है। और सन 2001 से 10 के बीच में भारत में 121.85 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था और विदेशी निवेश के भंडार जो हैं सन 1991 में 1 अरब डॉलर थे। ठीक है, 1 अरब थे जो कि 1901 से लेकर 10 के बीच में 121 अरब या और 85 यानी 122 अरब के करीब पहुंच गया था। तो यानी भारत के आर्थिक क्षेत्र में और भारत में जो पूंजी निवेश अन्य देशों का उसमें विकास होने से भारत की आर्थिक स्थिति में भी विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन विरोधी मानते हैं कि भारत के आर्थिक सुधारों से किसानों को हानि हुई है और विदेशी व्यापारों को इसमें क्या मिला, प्रश्रय यानी विदेशी व्यापारों को बढ़ावा मिला है। ठीक है, और निजीकरण इससे विदेशी व्यापारों को और इससे क्या हुआ है कि असमानताएं बढ़ी हैं भारत के व्यापारियों और विदेशी व्यापारियों में असमानताएं बढ़ी हैं। और इसमें जो अमीर लोग थे भारत के, जो पूंजीपति हैं या अन्य देशों के, तो वो ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो अधिक गरीब होते जा रहे हैं। अगला है वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। ठीक है, यानी वैश्वीकरण के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहला है प्रतियोगिता में बने रहना। ठीक है, कि राष्ट्र जो है हमेशा अपने उद्योग धंधे को लेकर अधिक जागरूक रहता है, क्योंकि अगर उसके माल में थोड़ी सी भी गिरावट आई या माल उसने थोड़ा सा भी ऐसा दिया तो फिर उसके माल की खरीदारी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी उपभोक्ता अच्छे से अच्छा माल खरीदेगा, चाहे वह अपने देश का हो चाहे विदेश का हो। ठीक है, और अगला है सरकार एवं व्यापार का नियमन। ठीक है, तो सरकार और व्यापार जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गए हैं और सरकार जो है किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार जो है मनुष्यों और सेवाओं के आयात निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार ऐसा कर सकती है कि अगर उसको अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना है तो वह बाहर से जो सामान आ रहा है उसको प्रतिबंधित कर सकती है। और स्वदेशी की अवधारणा जो है वैश्वीकरण के सामने एक गंभीर चुनौती अब बन गई है और व्यापार के प्रतिबंधों को शिथिल या समाप्त करने के लिए राष्ट्र द्विपक्षीय वार्ता करते रहते हैं। यानी व्यापारिक जो प्रतिबंध है उसको कम करने के लिए राष्ट्र दोनों तरफ की बातें करते रहते हैं। ठीक है, एक तरफ तो विदेशी व्यापार को ही बढ़ाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ विदेशी व्यापार को सीमित रख के अपने देश के व्यापार को ही बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जिसके लिए क्या कौन कौन सी बातें आवश्यक है, अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और आचार व्यवहार आदि है। तो इसके लिए ऐसे कर्मचारियों का होना आवश्यक है जिनको जो काफ़ी ज्ञानी हो, जिनके पास बहुत अधिक अनुभव हो। ठीक है, और विदेशी व्यापार वाले प्रबंधकों यानी अब अपने देश में कोई बड़ी फैक्ट्री खोलना है मान लो वो, और अपने देश में उसके अनुभव ही नहीं है तो विदेशी से यानी विदेशों के सहयोग से ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें
कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि विदेश को भी हमारी कंपनी से या हमारे देश से कुछ आर्थिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का इसमें विकास करना आवश्यक होता है। अगला है विविधता को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय प्रत्येक देश में अन्य कई राष्ट्रों के उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, तो उद्योगपति आते हैं, आयात निर्यात होता है सामान का। तो इसमें सभी राष्ट्र या सभी अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग राष्ट्रों के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, और सब इन सभी को कुशलता से व्यवस्थित रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। ओके बच्चों, तो आज अपना चैप्टर 9 समाप्त हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके स्टूडेंट।